हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। तो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, इसको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम एक तरह की स्कीम है। इसका मतलब क्या है, सिंप्लीफाई करना टैक्सेशन स्कीम को। जो हमारा टैक्स है, जो हम जो परचेज़ कर रहे हैं या जो बाय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो कोई ना कोई तरह से टैक्स दे रहा होता है, उसको सिंप्लीफाई करना अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर डिज़ाइन किया गया। किसके लिए? स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, जो छोटे बेसिस पे काम करते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होता है ये। इसका मतलब क्या है कि टैक्स तो पे करेंगे। जैसे अब हमारे जीएसटी रेट्स काफ़ी सारे हैं, जैसे 18%, 20%, अलग अलग तरह पे, अलग अलग गुड्स पे अलग अलग जीएसटी होते हैं। इसमें क्या है कि आपको, अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर हो, तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। ये हमें इस चीज़ का बेनिफिट देता है कि आपको टैक्स की जो अमाउंट होती है हमें कम पे करनी पड़ती है। ये स्मॉल बिज़नेस के लिए हेल्प होता है। अगर मान लो, अगर मैं स्मॉल बिज़नेस करूँ, अगर मुझे भी इतना टैक्स देना पड़ रहा है, तो ये तो मुझे फ़ायदा नहीं ना देगा, क्योंकि मुझे तो इतना टैक्स, मेरा आधा पैसा तो मेरा टैक्स देने में जा रहा है। तो जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, ये उनके लिए एक स्कीम होती है। इसके अंदर क्या है, ये टैक्स रेट्स होते हैं। मैन्युफैक्चरर्स है, कोई चीज़ का मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसको 1%, रेस्टोरेंट को 5% और अदर 6%। इसको हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लो रवि है, उसकी स्मॉल गवर्नमेंट शॉप है कपड़ों की दिल्ली में, जिसकी टर्नओवर कितनी है, 50 लाख। उसने क्या किया, कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड करवा लिया। अब उसको क्या है, सिर्फ 1% ही जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब 50 लाख के अकॉर्डिंग ओनली 1%, 50,000 ही देना पड़ेगा। ठीक है। तो इस, अगर हम इसमें क्या है, अगर दूसरा कोई टैक्स पेयर होता तो उसको दूसरी तरह से अलग अलग टैक्स देने पड़ते, 18%, 20%। तो वो तो 18% तो इतना टैक्स ही देने में चला जाता। तो इससे क्या है, रवि को ये फ़ायदा हुआ कि उसको कम टैक्स देना पड़ रहा है। अब इसके मेन फीचर्स क्या हैं? स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए बेनिफिट होता है। अब हम टैक्स, स्मॉल टैक्स पेयर्स, हमने बात तो कर ली। स्मॉल टैक्स पेयर्स कौन होते हैं? स्मॉल टैक्स पेयर्स जिनकी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से कम होती है, और 75 लाख जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनसे कम होती है। ये किसके लिए फ़ायदा होता है? जिनकी 1.5 करोड़ से कम कम है ना टर्नओवर, वो स्कीम में अपने अप्लाई कर सकते हैं। लोअर टैक्स रेट मैंने पहले डिस्कस किया, हमें ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता, सिर्फ 1%, 2% जो डिस्क्राइब होता है वही देना पड़ता है। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर मैं स्कीम में रजिस्टर करवा रही हूँ एज अ पर्सन, एज अ बिजनेसमैन, तो मुझे स्कीम का फ़ायदा तो मिल रहा है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका मैं फ़ायदा नहीं ले सकती। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि मान लो मैंने किसी से कोई चीज़ ली, परचेज़ की, ठीक है, मैंने आगे उसको सेल कर दी। जब मैंने वो चीज़ परचेज़ की थी तो मैंने उसको टैक्स दिया, और मैंने आगे जब सेल की तो मैंने उससे टैक्स लिया भी पर्सन से। तो जो उसका डिफरेंस होता है ना, उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसकी हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके हम एग्जांपल्स आपको क्लियर कराएंगे। इसमें क्या है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हम नहीं ले सकते। रिस्ट्रिक्शंस है इंटर स्टेट सप्लाई, अगर आप बाहर सप्लाई कर रहे हो कोई अपने स्टेट से बाहर, जिसमें पंजाब से हरियाणा, चंडीगढ़, सॉरी, पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, ऐसी चीज़ों में, जगह में ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने स्टेट से बाहर, तो वो नहीं होगा। तो वो इसमें स्कीम में हम नहीं अप्लाई कर सकते। नॉट एप्लीकेबल टू सर्टेन बिजनेस, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनमें रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के अंदर, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्वार्टरली टैक्स पेमेंट रिटर्न फाइलिंग, अब हमें इसमें क्या है, एक तो सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम हो गया कि हमें टैक्स कम देना पड़ रहा है, हमें पता हमें इतनी ही अमाउंट टैक्स की देनी है। इससे क्या हमारा टैक्स सिस्टम ईजी हो गया है। और इसमें क्या है, ये नहीं कि हर महीना देने लग जाओ। क्वार्टरली या मंथली या एनुअली, कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें रजिस्टर करके हमें पे करना होता है। बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस, इसमें क्या है, कॉम्पोजिशन डीलर्स कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइसेस, उनको सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करने पड़ेंगे। कैन नॉट कलेक्ट फ्रॉम टैक्स फ्रॉम कस्टमर्स। कंपनी अगर है, अगर कोई बिजनेस कर रही है, अगर उसको बिल देना है, तो वह टैक्स इनवॉइस नहीं देगी। क्या इशू करेगी? बिल ऑफ सप्लाई। और वो जो अपने कस्टमर से क्या है, टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी। मेंशन ऑन एवरी बिल, अब हम बिल ऑफ सप्लाई, हमने ये तो डिस्कस किया है कि उसको बिल ऑफ सप्लाई देना है एज़ कम्पेयर टू टैक्स इनवॉइस। तो बट उसको ना हर बिल ऑफ सप्लाई में ये मेंशन करना भी ज़रूरी है कि मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ कॉम्पोजिशन टैक्सेबल का, और मैं एलिजिबल नहीं हूँ आपसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए।
ये उसका हर बिल में मेंशन करना ज़रूरी होगा। सिंप्लीफाइड कंप्लायंस हो जाता है, सिंप्लीफाइड सिस्टम हो जाता है, रिकॉर्ड कीपिंग हो जाता है, इजी सिस्टम हो जाता है। वॉलंटरी स्कीम है, कोई भी स्कीम है चाहे गवर्नमेंट की हो वो वॉलंटरी होती है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको स्कीम में रजिस्टर करवाना ही है, वैसे एक वॉलंटरी स्कीम होती है। कंडीशंस फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम। कंडीशंस क्या है? अगर हम आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप इसमें एलिजिबल हो, अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो आप इस स्कीम से बाहर हो जाते हो। 75 लाख है स्पेशल कैटेगरी के लिए। टाइप ऑफ टैक्स पेयर एलिजिबल, अगर आप किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर कर रहे हो या कोई रेस्टोरेंट चला रहे हो, बट इसमें एक चीज़ और मेंशन की, नॉट सर्विस अल्कोहल, अगर आप कोई अल्कोहल ऐसी चीज़ें बेच रहे हो तब आप इसमें स्कीम में रजिस्टर नहीं करवा सकते हो। नो इंटरेस्ट रेट ट्रांजैक्शन, अगर आप इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर रहे हो तो भी आप नहीं हो, जैसे दिल्ली से कोई दूसरी स्टेट। नो सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स सेपरेट, अगर आप ऑनलाइन अमेज़ोन पे आप एज अ सेलर काम कर रहे हो तब भी आप इस स्कीम में रजिस्टर नहीं करवा सकते हो। जो गुड्स सरकार ने कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम से बाहर की हैं उसमें अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हो तब आप एलिजिबल नहीं हो, आपको वो लिस्ट पढ़नी पड़ेगी कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। सिंगल पैन बेसिस है, पैन कार्ड नंबर, अगर इफ वन बिजनेस अंडर सिंगल पैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन ऑल अदर बिजनेस अंडर सेम मस्ट ऑल्सो ऑप्ट फॉर इट। अगर मान लो अगर आपका 2-3 बिजनेस है, अगर आपने एक बिजनेस के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली तब आपको सेम स्कीम दूसरे बिजनेस के लिए भी लेनी पड़ेगी अंडर द सेम पैन कार्ड। आपको कोई अलग अलग जरूरत नहीं है कि उसके लिए अलग लो उसके लिए अलग लो। अगर आपने एक में रजिस्टर करवा लिया एक बिजनेस में तब आप दूसरे में भी रजिस्टर करवा सकते हो। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। डिस्प्ले करना होगा, वही सेम पॉइंट है, मेंशन करना होगा कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो आप। रेस्ट्रिक्शंस क्या है इसके अंदर? आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, ना ही आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, ना ही आप इंट्रा स्टेट, ओनली ये क्या है इंट्रा स्टेट सप्लाई है, अगर आप बाहर सप्लाई करो तब भी नहीं है। सेम पॉइंट्स ही बार बार डिस्कस हो रहे हैं। लिमिटेड एलिजिबिलिटी है टैक्सेशन सर्टेन सर्विसेज के लिए। ओनली रेस्टोरेंट सर्विसेज जिसमें अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, अगर वो आप सेल कर रहे हो अल्कोहल बेस्ड तब तो आप नहीं एलिजिबल, अगर आप नहीं कर रहे हो तब एलिजिबल हो। लाइबिल टू पे नॉर्मल टैक्स इफ कंडीशन वायलेटेड, अगर आप इन केस कोई ऐसा नॉर्मल कोई रूल आपसे वायलेट हो जाता है, टूट जाता है, या फिर आपकी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा बढ़ जाती है तो तब आपको नॉर्मल टैक्स ही पे करना होगा जो जीएसटी के अंदर मेंशन है। इसका अब हम करेंगे प्रोसेस क्या है। बिफोर अप्लाइंग इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल, सबसे पहले आपको अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवाना है सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। आपके एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एक्सीड नहीं करनी चाहिए 1.5 करोड़ से। आप एंगेज नहीं होने चाहिए एग्जाम्ड गुड, इंट्रा स्टेट, ई कॉमर्स हो या फिर ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड की हुई हैं कि इसके अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म लोगे, जीएसटी पोर्टल के थ्रू ये अप्लाई किया जाता है। आप वेबसाइट पे जाओगे, लॉगिन करोगे, अपने जीएसटी नंबर से पासवर्ड लगाओगे। उसके बाद क्या है, आप उसके अंदर एप्लीकेशन को ऑप्ट करोगे कि आपको कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के अंदर रजिस्टर करवाना है। उसके बाद आपको फिल करना होगा फॉर्म CMP-02 ऑनलाइन ही। उसके बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर भी ऑनलाइन अप्लाई करने होंगे। टाइम ऑफ एप्लीकेशन, न्यू टैक्स पेयर can opt for composition while applying for new registration using form registration number 1। अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हो तो तब आपको क्या करना होगा, फॉर्म नंबर 2 में जाना होगा बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। स्टॉक डिक्लेरेशन फाइल करना होगा आपको फॉर्म GST 3 में विद इन 60 days डिक्लेयरिंग डिटेल्स ऑफ स्टॉक एंड इनपुट्स हेल्ड ऑन द डेट ऑफ ऑप्टिंग इनटू द स्कीम। कंफर्मेशन देनी होगी उसके बाद आपको एज अ कॉम्पोजिशन डीलर एंड कैन स्टार्ट पेइंग एट अ फिक्स डेट ऑन टर्नओवर। टैक्स पेमेंट एंड रिटर्न फाइलिंग, अब आपने सब कुछ कर लिया, अब आपको क्या टैक्स भी पे करना पड़ेगा उसका अकॉर्डिंग। आपको हर क्वार्टरली बेसिस पे फॉर्म नंबर 8 में आपको फाइल करना होगा और एनुअल रिटर्न है आपको वो 4 में फाइल करनी होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके अंदर हमने प्रोसेस को सारा डिस्कस किया है, रेस्ट्रिक्शंस को, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी थी, क्या क्या इसका मीनिंग था। तो ऐसी मोर वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करना ना भूलें।
थैंक यू।